हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। पिछले 3 वीडियो में हमने विद्युत पाठ के जिन जिन टॉपिक्स पे डिस्कस किया उसका एक बार विवरण देख लेते हैं। विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत परिपथ, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोधकता, कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। अब बचे हुए टॉपिक्स जो है वो है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत शक्ति पी, वी, आई तथा आर में अंतर संबंध। तो अब जो वीडियो में हम बाकी बचे हुए टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे तो एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है तो जोड़ने की 2 विधियां होती हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को अंग्रेजी में सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और समांतर क्रम संयोजन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब 1 बाय 1 इसका हम अध्ययन करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन मैंने इसको कई भागों में बांटा है, जैसे विज्ञान में क्या है, कैसे, क्यों, इस आधार पर हम इसको अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है कि श्रेणी क्रम संयोजन कैसे किया जाता है, इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। तो इसमें देखिए प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ा गया है। ये R1 प्रतिरोध, इससे जस्ट दूसरा प्रतिरोध R2 को जोड़ दिया गया है, फिर तीसरा प्रतिरोध R3 को जोड़ दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्रतिरोधों को एक के बाद एक क्रम से जोड़ते चले जाते हैं, यानी श्रेणी क्रम संयोजन एक के बाद एक जोड़ते चले जाएंगे। दूसरी चीज़ है क्यों किया जाता है। मान लीजिए ये प्रतिरोध 3 प्रतिरोध मैंने यहाँ पे शो किए हैं। 10 ओम, ये ग्रीक अक्षर ओम होता है, मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था। 10 ओम का प्रतिरोध, 6 ओम का प्रतिरोध, 4 ओम का प्रतिरोध। अब सवाल ये उठता है कि श्रेणी क्रम संयोजन हम क्यों करेंगे। तो पहली चीज़ है, श्रेणी क्रम संयोजन किसी भी परिपथ का परिणामी प्रतिरोध बढ़ाने के लिए किया जाता है। परिणामी प्रतिरोध R बराबर 10 ओम, 6 ओम, 4 ओम, यानी टोटल 20 ओम। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन हम तब करेंगे जब हमें सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक प्रतिरोध चाहिए, तो हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब है कि इस संयोजन में होता क्या है। मैंने यहाँ पे 3 प्रतिरोधों को इस संयोजन में होता क्या है। 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। तीनों को श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जोड़ दिया गया। तो अब देखिए तीनों में समान धारा I बहेगी, यानी तीनों प्रतिरोधों में करंट समान रहेगा, लेकिन वोल्टेज तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग होगा। पहले प्रतिरोध में मान लीजिए वोल्टेज V1 है, दूसरे में प्रतिरोध में वोल्टेज V2 है और तीसरे प्रतिरोध में वोल्टेज V3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा बहेगी। चौथा पॉइंट है कि प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज अलग अलग होगा। अब सवाल ये उठता है कि ये संयोजन कहाँ किया जाता है। आपने शहरों में रोड लाइट देखी होगी, स्ट्रीट लाइट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे इसका संयोजन किया जाता है श्रेणी क्रम का। तो वहाँ पे होता है क्या है कि एक स्विच ऑन करते ही सारी लाइटें एक साथ जल जाती हैं, तो वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है। दूसरा आपने देखा होगा कि घरों में सजावट, जैसे कि शादी ब्याह में या लोग दिवाली पे जो झालर लगाते हैं,
तो वो संयोजन भी श्रेणी क्रम में ही होता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन में लाभ व हानि क्या है। यहाँ हमने 3 बल्ब, ये बल्ब का संकेत है, 3 बल्बों को जोड़ा है श्रेणी क्रम में एक के बाद एक। तो तीनों बल्बों में समान धारा आ रही है, समान धारा बहेगी। तो लाभ क्या है कि मान लीजिए एक बल्ब में धारा आई जा रही है तो 10 बल्ब में भी धारा आई बहेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बल्ब में यदि 1 महीने का खर्चा 10 रुपये है तो 10 बल्ब जलाने पे भी खर्चा 10 रुपये ही आएगा। तो हमारे लिए तो ये लाभ है, लेकिन बिजली विभाग के लिए हानि है। इसीलिए बिजली विभाग वाले श्रेणी क्रम संयोजन को करने नहीं देते हैं और श्रेणी क्रम संयोजन कानून अपराध माना जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यदि आपके घर में एक बल्ब जल रहा है, उसका खर्चा मान लीजिए 10 रुपये आता है और आप 100 बल्ब जलाएंगे तो भी खर्चा 10 रुपये ही आएगा। तो इस आधार पर तो बिजली विभाग को घाटा हो गया ना। इसलिए बिजली विभाग श्रेणी क्रम संयोजन की अनुमति नहीं देता है। हानि क्या है? हानि ये है कि मान लीजिए ये बल्ब है 3, अगर बीच वाला बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आगे धारा का प्रवाह रुक जाएगा, तो इससे आगे जितने बल्ब हैं वो जलेंगे नहीं। तो हानि में क्या हो गया कि बीच का बल्ब यदि फ्यूज हो जाए तो आगे धारा का प्रवाह रुक जाएगा, जिससे आगे के बल्ब नहीं जलेंगे। अब है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए परिणामी प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र की स्थापना करना। यहाँ हमने एक श्रेणी क्रम संयोजन किया है जिसमें 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा है बैटरी से। इस बैटरी में 3 सेल है, फर्स्ट सेल ये हुआ, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ये प्लस, ये माइनस और ये कुंजी प्लग सहित। तो तीनों प्रतिरोधों में धारा समान बहेगी, यानी आई इसमें भी, आई इसमें भी, आई इसमें भी, लेकिन वोल्टेज यानी विभवांतर तीनों का अलग अलग हो जाएगा। इसका V1, V2, V3। तो माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। प्रत्येक प्रतिरोध में समान धारा I बहेगी। माना प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। तो ओम का नियम हमने पिछले उसमें डिस्कस किया था। ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो इस नियम को यदि यहाँ अप्लाई करें तो पहले प्रतिरोध का विभवांतर हो जाएगा V1 बराबर धारा IR1, समीकरण नंबर फर्स्ट। धारा सब में I बहेगी। दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा? V2 बराबर IR2, समीकरण नंबर सेकेंड। तीसरे प्रतिरोध का विभवांतर होगा V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर थर्ड। अब मान लीजिए परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर V है, तो V बराबर कुल वोल्टेज तीनों वोल्टेज के योग के बराबर होगा, यानी V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर 4। यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध R माने तो V बराबर हो जाएगा IR, इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इक्वेशन नंबर फिफ्थ, ये सारे मान हम समीकरण नंबर 4 में रख रहे हैं, यानी इक्वेशन नंबर 4 में ये मान रखते हैं। देखिए रखा गया है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V बराबर IR समीकरण नंबर 5 से। समीकरण नंबर फर्स्ट से V1 बराबर IR1 रख दिया गया, V2 की जगह IR2 रखा गया, V3 की जगह IR3 रखा गया। अब इसमें से I कॉमन ले लिया गया, तो I से I कट गया, बचा क्या अंदर? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रभावी प्रतिरोध का सूत्र होता है
तो इससे क्या पता चलता है हमें कि श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है। तो अभी तक हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा, अब हम समांतर क्रम संयोजन को डिस्कस करते हैं। समांतर क्रम संयोजन पहली चीज़ कैसे किया जाता है। मान लीजिए 3 प्रतिरोध है, ये R1, R2, R3। अब 3 प्रतिरोधों को देखिए कैसे जोड़ा गया है, R1, R2, R3। तीनों प्रतिरोधों का जो पहला सिरा है उसको एक पॉइंट पे यहाँ पे जोड़ा गया है। तीनों प्रतिरोधों का जो दूसरा सिरा है उसको दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे जोड़ा गया है। इसका मतलब क्या है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है। यानी पहला बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया। क्यों किया जाता है, सवाल उठता है कि समांतर क्रम संयोजन क्यों किया जाएगा। मान लीजिए 2 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, तो इसका परिणामी प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3। तो इसका एलसीएम हुआ 6 और जब 6 में हमने 2 का भाग दिया तो आया 3, 3 को 1 से गुणा किया तो 3। इसी प्रकार 6 में 3 का भाग दिया तो आया 2, 2 एकम 2, 3 और 2 5। तो 1/R इक्वल टू 5/6। क्रॉस गुणा किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन। तो 5 को R से गुणा किया 5R, 6 को 1 से गुणा किया 6, तो 5R बराबर 6। तो R बराबर क्या हो जाएगा 6/5 यानी 1.2। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें जो सबसे कम प्रतिरोध है 2 ओम, श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी प्रतिरोध आ रहा है उसका मान सबसे लोएस्ट से भी कम हो रहा है। इसका मतलब हमें ये संयोजन तब करना चाहिए जब हम सबसे कम प्रतिरोध से भी कम प्रतिरोध चाहते हैं परिपथ का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि परिपथ का परिणामी प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से घटाने के लिए भी किया जाता है। यानी परिपथ का परिणामी प्रतिरोध का मान घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अब है समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में होता क्या है ये देखते हैं। देखिए 3 प्रतिरोध को जोड़ा गया है, R1, R2, R3। अब यहाँ पे देखिए धारा I यहाँ पे आ रही है और ये धारा 3 भागों में बट गई। पहले में धारा गई I1, दूसरे में धारा गई I2, तीसरे में धारा गई I3। वोल्टेज विभवांतर बैटरी का V है और सभी का वोल्टेज V ही है, सेम, यानी वोल्टेज सबका समान है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग धारा बहेगी। देखिए सब में धारा अलग अलग बह रही है। पहले में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज समान होगा, समान वोल्टेज देखिए V, V, V। अब ये संयोजन कहाँ किया जाता है। हमारे घरों में, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में विद्युत परिपथ जो जोड़ा जाता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इसके लाभ और हानि क्या है। मान लीजिए 3 बल्ब हैं जिनमें B1, B2, B3। समांतर क्रम में जोड़ने पर मान लीजिए पहले बल्ब में I1 धारा बह रही है, दूसरे में I2 धारा बह रही है और तीसरे में I3 धारा बह रही है। लाभ क्या है कि मान लीजिए अगर B1 बल्ब फ्यूज हो जाता है तो भी B2 और B3 बल्ब जलेंगे क्योंकि सब में अलग अलग धारा बह रही है। तो लाभ क्या हुआ कि B1 बल्ब यदि फ्यूज हो जाता है तो भी B2 और B3 बल्ब जलेगा क्योंकि सब में अलग अलग धारा बह रही है। हानि क्या है कि एक बल्ब का खर्च 10 रुपये है तो 10 बल्ब का खर्च 10 × 10 यानी 100 रुपये आएगा। तो हमारे लिए तो हानि है, लेकिन बिजली विभाग के लिए ये फ़ायदे की चीज़ है। इसीलिए बिजली विभाग
जितने औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, घर हैं, वहाँ पे समांतर क्रम में संयोजन को ही अनुमति देता है। अब समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र की स्थापना करना। यहाँ एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है, इसको देखिए ध्यान से। 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3, और तीनों प्रतिरोधों में ये बैटरी का प्लस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल, प्लग कुंजी, और ये धारा I बह रही है। अब ये धारा यहाँ आके 3 भागों में बट गई, I1, I2, I3। यानी पहले प्रतिरोध में धारा I1 बहेगी, दूसरे में I2, तीसरे में I3। विभवांतर यानी वोल्टेज सभी का समान होगा, जस्ट श्रेणी क्रम का उल्टा। अब देखिए, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें प्रवाहित धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। अतः परिपथ में कुल धारा क्या हो जाएगी? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण नंबर 1। अब प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर V होगा, तो ओम के नियम से I बराबर V बटा R1। वोल्टेज V सेम है, तो पहले प्रतिरोध में धारा कितनी बहेगी? V बटा R1, समीकरण नंबर 2। दूसरे प्रतिरोध में धारा कितनी बहेगी? I2 बराबर V बटा R3, और तीसरे में धारा कितनी बहेगी? I3 बराबर V बटा R3, समीकरण नंबर 4। अब सवाल उठता है कि आपके मन में आता होगा कि ये चीज़ कैसे आई, तो मैं यहाँ आपको समझा दे रहा हूँ। ओम का नियम होता है V बराबर IR। अगर हम I को यहीं रहने दें और R को बटे में लें, तो ये I बराबर V बटा R हो गया। इसी सूत्र को यहाँ पे अप्लाई किया गया। अब यदि सभी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो, तो ओम के नियम से कुल धारा कितनी आएगी? I बराबर V बटा R, समीकरण नंबर 5। अब देखिए, समीकरण 2, 3, 4 और समीकरण 5, ये सारे मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ रख रहे हैं, देखिए ध्यान से। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का मान V बटा R, I1 का मान आया V बटा R1, I2 का मान आया V बटे R2, I3 का मान आया V बटे R3। तो V हमने यहाँ कॉमन ले लिया, V से V आपका कट गया, तो इक्वेशन क्या बची? 1 बटे R इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो फॉर्मूला परिणामी प्रतिरोध का समांतर क्रम में क्या निकला? 1 बटे R इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। तो समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी उल्टा उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये क्या चीज़ होती है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को हम समझते हैं पहले कि होता क्या है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से टकराया। ये परमाणु जो है अपने जगह पे स्थिर है और दोलन गति कर रहा है। दोलन का मतलब जैसे झूला झूलते हैं उस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी सारी ऊर्जा इसको दे देगा, परमाणु को, जिससे परमाणु की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से परमाणु जिस चालक में है वहाँ का ताप बढ़ जाता है। तो यही तापीय प्रभाव होता है। तो इसको मैंने यहाँ लिख भी दिया है, एक बार आप देख लीजिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो धात्विक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नियमित रूप से गति करते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण
इनमें गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये गति करते हैं तो गतिज ऊर्जा होगी ही। ये इलेक्ट्रॉन जब चालक के अधिक द्रव्यमान के परमाणु से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा का अधिकांश भाग परमाणु को स्थानांतरित कर देता है, जिससे परमाणु जो अपने स्थान पर दोलन करता है उसके दोलन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अतः परमाणु के दोलन की गतिज ऊर्जा बढ़ने से चालक का ताप बढ़ जाता है। तो ये तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को हमने समझा है, लेकिन अगर आपसे परिभाषा पूछता है तो ये आप नहीं लिखेंगे। मैं एक आसान परिभाषा आपको बता दे रहा हूँ। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की परिभाषा: विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि होने की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी करंट के प्रवाह के कारण किसी भी चालक में ताप में वृद्धि हो तो वो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। इसका उदाहरण है जैसे इमर्शन रॉड, जिससे आप पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है, या प्रेस करते हैं जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं, वो भी इसके उदाहरण में आएगा। या रूम हीटर आ सकता है, हीटर आ सकता है जिस पे खाना बनता है, वो भी आता है। अब है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य, ये क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा? W/T। ये जो 1/T यूज होता है यही दर होता है। तो परिभाषा क्या बनी कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर विद्युत सामर्थ्य कहलाती है। अब संकेत देखिए, P क्या है? विद्युत शक्ति है, मात्रक है वाट। W क्या है? व्यय विद्युत ऊर्जा है, मात्रक है जूल। T क्या है? समय है, मात्रक है सेकेंड। अब विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI, जिसका जिक्र हमने वहाँ कर दिया, समीकरण नंबर ये सेकेंड। अब धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य को व्यक्त करना। ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर IR। तो V का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर P बराबर हो जाएगा, हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले में समीकरण सेकेंड में इसमें V की जगह IR रख दिया समीकरण सेकेंड में। तो V की जगह जब हम IR रखेंगे तो यहाँ पे हो गया IR और ये I, यानी फॉर्मूला बना P बराबर I²R। ये समीकरण नंबर 3। अब विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में विद्युत सामर्थ्य। ओम के नियम से V बराबर IR। तो I यही रहने दें तो R बटे में जाएगा, तो V/R। तो I बराबर हो गया V/R। अब ये I का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 ये रही आपकी। तो I की जगह हम यहाँ पे रख देंगे V/R, स्क्वायर हो गया, और R की जगह R ही रहने दिए। तो अब P बराबर स्क्वायर को सॉल्व किए तो V²/R², R से ये घात कटी तो P बराबर हो गया V²/R। विद्युत सामर्थ्य के बड़े मात्रक 1 किलोवाट। किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1 किलोवाट हो गया 10⁻³ यानी 1000 वाट। 1 मेगावाट, मेगा का मतलब होता है 10⁶, तो 1 मेगावाट हो गया 10⁶ वाट। एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है, जिसको हॉर्स पावर बोलते हैं। यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक या व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, kWh। K में किलो, W माने वाट और H माने आवर, जिसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहा जाता है। तो यूनिट बराबर हो जाएगा PH/1000। चूँकि P बराबर VI फार्मूला हमने वहाँ देखा था,
तो यूनिट हो गई, पी की जगह वी आई मान रखेंगे तो वी आई एच बटा 1000। संकेत क्या हुआ, पी विद्युत शक्ति मात्रक वाट, वी विभवांतर मात्रक वोल्ट, आई विद्युत धारा एम्पियर और एच समय मात्रक घंटा। अब किलोवाट घंटा और जूल में संबंध देख लेते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1000 वाट इंटू 1 घंटा। अब 1 घंटा में 3600 सेकेंड होते हैं तो ये 3600 सेकेंड कर लिया। तो 36 और 10 की पावर कितने शून्य, 1 2 3 4 5, तो 36 गुणे 10 की पावर 5 वाट गुणे सेकेंड। अब फिजिक्स में ये रूल होता है कि पहले अंक के बाद पॉइंट लगा के मान निकाला जाता है। तो पहले अंक के बाद पॉइंट लगाने के लिए हमने इसमें 10 का भाग दिया, तो 10 का हमको गुणा भी करना पड़ेगा। तो 36 में जब 10 का भाग दिया तो 3.6 और ये 10 और ये 5, एक घात इसमें आ जाएगी तो हो गई 10 की पावर 6 और वाट गुणे सेकंड हो जाएगा जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। और इसी के साथ विद्युत पाठ ख़त्म, समाप्त हो गया। और अगले वीडियो में हम विद्युत पाठ के सूत्र और न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, नोट्स बनाना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाने में टाइम लगता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।